तो मित्रों, आज हम पवन के द्वारा अपर्दन, अपवाह, सन्निघर्षण, अपघर्षण आदि के द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पवन जब चलती है तो पवन द्वारा अपरदनात्मक कार्य किया जाता है और पवन का अपर्दन संबंधी कार्य प्रमुख से भौतिक या आंतरिक रूपों में ही संपादित होता है। मरुस्थलीय भागों में अपर्दन का कार्य अपक्षय के अधीन प्रभावित होता है। अपवाहन क्या है? ये ऐसे टर्म की होते हैं जहाँ छात्र भूल जाते हैं, जबकि बहुत आसान होता है। अगर हम इसको समझ लें कि अपवाहन क्या है, तो अपवाहन पवन द्वारा मरुस्थलीय भाग में स्थित जो चट्टान, चूर्ण एवं मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपवाहन कहते हैं। यांत्रिक अपक्षय के कारण ढीली तथा असंगठित चट्टानों के कण पवन चट्टानों से अलग करके उड़ा ले जाती है, तो वहाँ छोटे छोटे गर्त का निर्माण होता है जिसे वातगर्त कहते हैं। और इस प्रकार के गर्त मिस्र में पाए जाते हैं। इनमें कतारा गर्त उल्लेखनीय है जो सागर तल से 126 मीटर गहरा है। अब बात करते हैं अपघर्षण क्या है। तो पवन के साथ जो भी कंकड़, पत्थर, धूल कण आदि उड़ाती है पवन, तो रास्ते में पड़ने वाली चट्टानों से ये कण रगड़ कर, घिस कर उनको काटते रहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है? अपघर्षण होता है। पवन का अपघर्षण कार्य पवन के वेग तथा रेत कणों की मात्रा पर आधारित होती है। मतलब जितना मात्रा होगी उसी हिसाब से अपघर्षण होगा। और अपघर्षण का कार्य सतह से लगभग 6 फीट के ऊंचाई पर ही होता है। अब आती है सन्निघर्षण क्या है। तो सन्निघर्षण पवन के साथ उड़ने वाले कंकड़, पत्थर तथा धूल कणों द्वारा आपस में ही टकराकर टूटना सन्निघर्षण कहलाता है। अपघर्षण क्या कहलाता है? अपघर्षण कहलाता है जहाँ जो पत्थर, जो धूल कण रहते हैं वो रास्ते में जो चट्टानें मिलती हैं उनसे लड़ते हैं। तो यही सन्निघर्षण और अपघर्षण में फर्क होता है। अब पवन अपर्दन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे पवन का वेग। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसा वेग होगा उसी के हिसाब से अपर्दन होगा। धूल कण की मात्रा कितनी है? अगर धूल कण की मात्रा कम है तो कम होगा, अगर अधिक है तो अधिक होगा। जलवायु कैसी है? पवन द्वारा अपर्दनात्मक कार्य मरुस्थलीय भागों में तीव्र गति से संपादित किए जाते हैं। उच्चतम तापक्रम वाले मरुस्थलीय भागों में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, जिस कारण चट्टानें असंगठित रहती हैं, ढीली रहती हैं। तो दिन में जब अधिक तापमान रहता है और रात में कम तापमान रहता है तो शैलों का विस्तार और संकुचन होता है और शैलें विघटित होकर असंगठित होती हैं। फिर वनस्पति का प्रभाव भी पड़ता है उस पर। तो इस प्रकार अपघर्षण, सन्निघर्षण होता है। अब इनके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृत है वायु द्वारा, तो इसमें होता है एक अफवाह बेशन या वार्धगर्भ। मरुस्थलीय भागों में सतह के ऊपर असंगठित तथा कोमल शैलों को पवन अपने अपवाहन या उड़ाव की क्रिया से प्रभावित करके उनके कणों को उड़ा ले जाती है, जिससे अनेक छोटे छोटे गर्त बनते हैं। और पवन द्वारा असंगठित तथा ढीले कणों को उड़ा लिए जाने से निर्मित गर्त को अपवाहन बेसिन कहते हैं, क्योंकि इन्हीं गर्तों का निर्माण पवन द्वारा होता है। उसे पवन गर्त या वातगर्त कहते हैं। ये सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। इंसेल वर्ग मरुस्थलों में शैलों का जो अपक्षय होता है तथा अपर्दन होता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो कोमल भाग होता है वो आसानी से कट जाता है मरुस्थलों में। परंतु जहाँ कठोर शैल होती है तो उसके भाग अवशेष के रूप में रह जाते हैं, ऊंचे टीलों के रूप में, और इन्हीं टीलों को इंसेल वर्ग कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं।
फिर है छत्रक शिला या गारा। तो ऊपरी उठी चट्टानों का सबसे अधिक अपरदन धरातल से कुछ ही ऊपर होता है, क्योंकि हवा के बालू के कणों की मात्रा अधिक होती है और धरातल से घर्षण भी नहीं होता है, थोड़ा ऊपर होता है। तो पवन द्वारा चट्टान के निचले भागों में अत्यधिक अपघर्षण द्वारा उसका आधार काटने लगता है। जब आधार कटने लगता है तो चूंकि ऊपरी भाग उसका अप्रभावित रहता है और कई दिशाओं से यहाँ पे पवन चलती रहती है। जो चट्टान का भाग, जो निचला भाग होता है, वो चारों तरफ से कट जाने के कारण पतला हो जाता है और चारों तरफ से कट जाएंगे, जब पतला हो जाएगा तो एक छतरीनुमा स्थल का निर्माण होगा जिसे छत्रक शिला कहते हैं। अरब भाषा में गारा और सहारा मरुस्थल में हामदा कहते हैं। इसी तरह एक आकृति बनती है यारडांग। इसमें क्या होता है, जब कोमल तथा कठोर चट्टान लंबवत दिशा में रहते हैं तो पवन कठोर शैल को तो कुछ उतना प्रभावित कर नहीं पाएगी, उसकी अपेक्षा जो मुलायम शैल होगी उस जल्दी अपरदित हो जाएगी और वहाँ से उड़ा ले जाएंगी। कठोर शैल के मध्य और कोमल शैलों के अपरदित, जो कठोर शैलें रहेंगी उनके मध्य जो कोमल शैलें रहेंगी वो अपरदित होकर उड़ जाने से कठोर भाग खड़े रह जाते हैं। और इन शैलों के पार्श्व में आप पवन द्वारा जो कटाव होने से नालियाँ बन जाती हैं या बनती हैं, और इस तरह के स्थल रूप को यारडांग कहते हैं। और यारडांग ईरान, इराक, अरब, मध्य एशिया अन्य स्थल रूप में बहुतायत से पाए जाते हैं। एक आकृति है ज्यूजेन। तो धरातल पर जब कोमल चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान क्षैतिज दिशा में बिछी हुई होती है, मान लीजिए धरातल पर जब कोई कोमल चट्टान है उसके ऊपर क्षैतिज दिशा में बिछी हुई, तो उसके अपक्षय के कारण ऊपरी कठोर चट्टान में दरारें पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कठोर रहेगी तो ज़्यादा तो उसका अपरदन होगा नहीं, तो उससे क्या होता है, अपक्षय जो होगा तो उससे दरारें पड़ जाएंगी और पवन की अपहरण क्रिया के द्वारा मतलब धीरे धीरे उसको मतलब कैप्चर करेगी, धीरे धीरे दरार बढ़ जाएगी और दरार के खुलने से जो कोमल चट्टानें हैं वो वायु को मिल जाएंगे, वो वायु उन्हें उड़ा ले जाएगी। तो उस पर एक मेज की आकृति बन जाती है जिसे ज्यूजन कहते हैं। ऐसे ड्राई कैंटर होता है कि जब रेगिस्तानी भागों में पवन चारों दिशाओं में चलती है, चारों दिशाओं से हवा आने लगती है, तो जो अपघर्षण होता है पवन के द्वारा तो पत्थर की आकृति यहाँ चतुष्फलक हो जाती है। उसका एक भाग नीचे दबा रहेगा और 3 भाग ऊपर रहेगा, तो एक चमक के साथ त्रिकोण के रूप में दिखाई देगी। इन्हें ड्राई कैंटर कहते हैं, ड्राई कांटर या ड्राई कैंटर कहते हैं। ये विश्व के लगभग सभी मरुस्थल में पाई जाती हैं। और भूस्तंभ होते हैं ऐसे ही कि ये मरुस्थली प्रदेशों में आप मुलायम शैल के ऊपर जो कठोर शैल होती हैं तो वो वैसी रहती हैं, मतलब उनका कम अपरदन होता है, और नीचे की जो मुलायम शैल होती हैं उनका होता रहता है। लेकिन जो ऊपर की कठोर चट्टानें रहेंगी, हवा नहीं जाएगा तो क्या करेंगी, नीचे वाली को बचाती हैं, लेकिन जो उसके निकट रहती है तो हर जगह तो बचा नहीं पाएंगे, तो निकटवर्ती मुलायम जो शैलें होती हैं वो मतलब ऐसे स्तंभ के रूप में खड़ी हो जाती हैं, उन्हें भूस्तंभ कहते हैं। इसी प्रकार जालीदार छत्रक शिला होता है एक। तो मरुस्थलीय भागों में जब काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है तो रास्ते में जो कोमल या कठोर चट्टानें आती हैं तो अब घर्षण या अपवहन क्रिया होती है, उसमें कोमल चट्टानों को उड़ा ले जाती हैं और कठोर चट्टानें जो होती हैं वो रहती हैं, उनके बीच बीच में जो कोमल चट्टानें होती हैं उनमें छिद्र बन जाता है, तो छिद्र युक्त चट्टान जालीदार शिला कहते हैं। ऐसे ही अब निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, मतलब जब वायु कहीं से कुछ चीज़ें उठा के दूसरी जगह जमा कर दे तो उनको निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कहते हैं। इनमें बालुका स्तूप पवन द्वारा अपने मार्ग में आने वाले रेतों को बड़े पैमाने पर उठाया जाता है और उनको दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो इस प्रकार बालिका स्तूपों का निर्माण होता है। बालिका स्तूपों का निर्माण सूक्ष्म और सूक्ष्म भागों के अलावा सागर तटीय झीलों के रेतीले तटों आज जगह होते हैं। नवचंद्राकार, अनवर्ताकार
के डिज़ाइन में होती हैं। ऊंचाई लगभग 20 मीटर और सामान्य रूप से सैकड़ों मीटर भी होती है। इस प्रकार एक बल्ब का अस्तित्व होते हैं। ऐसे ही बरखान, ये भी चापाकार नौचंद्राकार होता है। तो क्या होता है, पवन की जो अनुप्रस्थ दिशा होती है, अर्थात जिसे 90 डिग्री का कोण जब बन जाए समकोण पर, तो वहाँ पवन मुखी ढाल उत्तल लेंस जैसा हो जाएगा, मतलब तथा पवन विमुख जहाँ पवन नहीं पहुँचती है वहाँ ढाल अवतल हो जाएगा। तो इसके शिखर की ओर दो सींग बन जाते हैं, सिंग। तो पवन के चलने की दिशा में ये श्रृंखला जो बनती रहती है वो स्थित होते हैं और ये तुर्किस्तान में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार लोयस का, तो लोयस सर्वप्रथम जो लोयस का मैदान है, ये फ्रांस के गांव के नाम पर इसका लिया गया है नाम, लोयस का मैदान। इसका होता है पीला रंग और 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होता है। तो ये भी वायु द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार ये कुछ चीज़ें वायु के द्वारा निर्मित होती हैं। इन्हें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आसान भाषा में है।